तो आज हम बात करेंगे आपके टेट हिंदी व्याकरण जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए वर्णमाला पे जितने भी आधारित क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसमें ख़त्म करेंगे। तो वन बाई वन करके देखते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि य र ल व को कहते हैं। तो देखिए य र ल व को जो हम लोग कहते हैं उसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। अब बाकी बचे आपके तीन ऑप्शन, इसको भी जान लेते हैं। तो उसमें व्यंजन किसको कहा जाता है? तो देखिए उसमें व्यंजन तीनों स, ठीक है, तीनों स और क्या होता है ह, इसको बोलते हैं हम लोग उसमें व्यंजन। बाकी बचे अघोष। तो आप सभी को पता होगा कि जो पहला और दूसरा होता है उसे अघोष कहा जाता है, ठीक है। जो पहला और दूसरा होता है उसे क्या कहा जाता है? अघोष कहा जाता है। उसके बाद से बचा आपका स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो स्पर्श व्यंजन जो होता है वो क से लेकर म तक वर्ग होता है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है। तो ये जो होते हैं आपके वर्ग होते हैं। आप कुल स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 25 होते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं? 5, इसलिए टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 5। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका अघोष वाले में ध्यान रखिएगा कि पहला दूसरा देखिए क ख च छ ट ठ त थ प फ, ठीक है। और उसके बाद से बच गया आपका तीनों स। और ये एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें ह आपका शामिल नहीं होता है। ये किसमें चला जाता है? सघोष वाले में चला जाता है। और सघोष को हम लोग नाम क्या देते हैं? घोष भी देते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। और सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो केवल आपको याद रहे कि अघोष व्यंजन कौन सा होता है, तो आपको जो है सघोष ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। तो आपको पता है कि एक अनुस्वार होता है और एक क्या होता है? विसर्ग होता है। तो ये जो होता है विसर्ग होता है, इसे अनुस्वार बोलते हैं। किसी जैसे बात करते हैं हंस, तो हंस में ऊपर क्या लग गया? अनुस्वार लग गया, तो इसको अनुस्वार बोला जाएगा आपका। उसके बाद से प्रायः लिखते हैं, तो प्रायः लिखते समय में ये बिंदु जो आता है, दो बिंदु को क्या बोला जाता है? विसर्ग बोला जाता है। इसलिए जो है अयोगवाह कितने होते हैं? दो होते हैं, एक अनुस्वार और दूसरा क्या होता है? विसर्ग होता है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी व्याख्या यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन फिर रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ट का उच्चारण दंत से होता है, प का उच्चारण ओठ से। देखिए तो प का उच्चारण देखेंगे तो ओठ से होता है, ठीक है, ओठ से होता है यानी ओष्ठ से होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, इसको याद रखने का तरीका क्या होता है? जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। यही होते हैं क च ट त प, यानी 5 वर्ग होते हैं आपके। अब प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं आपके, 25 हो जाएंगे। तो क वर्ग जो है के से बोला जाएगा, के बोले तो कंठ। च वर्ग जो है आपका किससे बोला जाएगा? टी, के टी। टी का मतलब होता है तालु। किससे बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। और ट वर्ग जो होता है वो आपका एम, मूर्धा से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? मूर्धा से। और ये जो होता है ये आपका दंत से बोला जाता है। और ये जो है आपका किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। तो याद रखिएगा के टी एम डी ओ, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका उच्चारण स्थान कभी भूल नहीं सकते हैं, आसानी से आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क जो है, प जो है ओष्ठ से, बिल्कुल सही है ये। ख का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि के क ख इसी में आता है, पहले वर्ग में। उसके बाद से झ का उच्चारण किससे होता है? च, तो च वाला किससे होता है? तालु से, बिल्कुल ये भी सही है। इसका मतलब ट वर्ग जो है आपका इससे नहीं बोला जाएगा, ये आपका गलत है। और यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, क्योंकि पूछा है कि सही नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही नहीं है। ट वर्ग जो बोला जाता है वो किससे बोला जाता है? वो मूर्धा से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है, ठीक। बाकी व्याख्या आपके सामने दिया गया है, आप व्याख्या भली भांति देख सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा अ और आ, ठीक है, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ और क वर्ग और उसके बाद से ह किससे बोले जाते हैं? और उसके बाद से विसर्ग, ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी विसर्ग भी जो होता है आपको किससे बोला जाता है? सॉरी, वो कंठ से बोला जाता है। तालव्य से इचु यसा तालु, ठीक है, इचु यसा तालु, इसको तालव्य से बोला जाता है। मूर्धन्य ऋतु रस मूर्धा, ठीक है, ऋतु रस मूर्धा, पेट फरुआ सा जो होता है मूर्धन्य से होता है। और उसके बाद से त वर्ग और ल सा, ये जो होते हैं दंत से होते हैं। ओष्ठ जो होता है उ प वर्ग, ठीक है, उ प वर्ग, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अल्प प्राण के विषय में सही कथन है।
अब आपको बताना है कि अल्प प्राण क्या होता है। तो आपको पता है कि अल्प प्राण जो होता है जिससे कम वायु निकलती है, ठीक है। जैसे बात किया जाए कि स्वर, तो जितने भी स्वर होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, आपके अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब, अल्प प्राण होते हैं। इसका मतलब कि अगर इसके एक और विकल्प देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और अल्प प्राण और महाप्राण को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप ऐसे लिखिए क च क्या बोलते हैं, ठीक है। पहला ही वर्ग लिख लीजिए, क के बाद से ख आता है, ख के बाद से ग आता है, घ आता है, अंग माने कुछ नहीं आता है। तो पहला उठाएंगे ऊपर की तरफ तो ये अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण है। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, ठीक है। तो इस तरह से आपके पांचों वर्गों को बड़ी आसानी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। तो सबसे बेहतरीन तरीका याद करने का अल्प प्राण और महाप्राण को, ठीक है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको दिया गया है अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है, ठीक है। बाकी हम तो बता दिए, 1 2 3 4 याद नहीं रखना है, वैसे याद रखिए, कहानी खत्म। अब आया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है। देखिए इसको भी याद करने का आपको तरीका बड़ा बेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको कभी भूलेंगे ही नहीं। तो जो अर्ध समृद्ध होता है वो कौन सा होता है, आपका ओ होता है। क्या होता है, ओ होता है। अब कैसे याद रखेंगे, तो चलिए इसकी व्याख्या दिखा देते हैं आपको, ठीक है। व्याख्या में पहले आपको याद रखना विपरीत, विपरीत में जिससे मुंह खुला रहता है, ज्यादा मुंह खुलता है, ठीक है। विपरीत बहुत ज्यादा खुलता है। और उसके बाद से आपको ध्यान रखना है अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत का मतलब इसी से थोड़ा सा कम, जैसे कि ए हो गया, मतलब आई हो गया, ठीक है, सॉरी आई हो गया, औ हो गया। और इसी के नीचे तुरंत लिखिए अर्ध विपरीत से अर्ध समृद्ध भी लिख दीजिए, ठीक है। आप पहले समृद्ध मत लिखिएगा, नहीं तो घबरा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अर्ध विपरीत में क्या होता है, तो अर्ध विपरीत में जो होता है, अर्ध समृद्ध में जो होता है, अर्ध विपरीत से एक मात्रा हट जाती है, एक मात्रा हट जाती है, तो ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अर्ध समृद्ध हो जाता है। और समृद्ध क्या होता है, बाकी बच्चे आपके ई ऊ, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ये सब समृद्ध हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंड एंड मैंने, आप समझ रहे हैं ना। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बोल रहा है श्रृंग शब्द की सही वर्तन विशेषण होगा। तो देखिए भाई साहब, एक स्वर ये होता है और एक स्वर ये होता है। शब्द शुद्धि में श्रृंग तो ये स्वर होता है, ठीक है। इस स्वर का क्या होता है, तो ये स्वर जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है। और ये स्वर जो होता है ये आधा स और पूरा र से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये स जो है केवल स से मिलकर बना हुआ है और इसमें री का मात्रा लगा है। तो ध्यान रखिएगा, आधा स और फिर क्या हो जाएगा, री हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। तो री हो जाएगा, तो री जिसमें नहीं है उसको तो उड़ा दीजिए भाई साहब। ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, बचे 2 ऑप्शन। अब स हो गया, री हो गया, श्री हो गया हमारा। अंक का मात्रा, अंक का मात्रा जैसे बोलेंगे तो अंगा टाइप का आएगा, औड़ा नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है। महाप्राण हमने आपको बताया, अल्प प्राण, महाप्राण इसका मतलब दूसरा, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण इसका मतलब चौथा। तो दूसरा और चौथा कौन सा है, तो देखिए दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि सी वाला राइट हो जाएगा, बाकी सब फाइट हो जाएगा, यानी कि सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजनों में महाप्राण व्यंजन नहीं है। महाप्राण व्यंजन का मतलब कि सर वो दूसरा और चौथा होना ही नहीं चाहिए। तो देखिए दूसरा चौथा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि तो जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो पहला है, ये दूसरा चौथा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। देखिए शब्दकोश आपको अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आप जाकर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। बात करेंगे पूरा हिंदी व्याकरण इसका, ठीक है। जितने भी टेट के एग्जाम में आपके पूछे गए सभी टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसका जो पहला आएगा वो आएगा सिमत, यानी कि 9 का जो है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। ऊष्म वर्ण है, अभी बताया गया था कि जो ऊष्म वर्ण होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तीनों सौ और ह। तो ह तो नहीं है, तीनों सौ है, तो इसका मतलब केवल क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा, तो देखिए यहाँ पे दिया भी गया, यहाँ पे बोल रहा है कि स्वर किसका भेद होता है। आप सभी को पता है कि स्वर जो होता है वर्ण का भेद होता है, संधि तो होती नहीं है, ठीक है।
समास नहीं, लिंग से संबंधित है ये नहीं, वर्ण से है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन बात किया जाए, पूछ दिया कभी कि मात्रा कितनी होती है? मात्रा 10 होती है। अब कहेंगे क्यों होती है? क्योंकि सर अ की मात्रा नहीं होती है, काउंट नहीं किया जाता है। ऐसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बोलो बच्चों आ का मात्रा, तो अ कहाँ गया? गायब हो गया ना। इसलिए मात्रा कितनी होती है? 10। और स्वर कितने होते हैं? 11। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। व्यंजन कितने होते हैं? 33 आपके व्यंजन होते हैं। ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया 12 नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? आपको इसमें उत्तर क्या बताना है? सही वाला उत्तर बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला दिया है आपका क्या कि अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, बिल्कुल सही है। वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, ये भी सही है। अनुनासिक का उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, इसका मतलब ये भी सही है। इसका मतलब कौन सा होगा? 1, 2, 3, यानी कि तीनों जो है आपके क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर से है कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? देखिए, जब दांत और जीभ जब स्पर्श होता है, ठीक है, दांत और जीभ क्या होता है? स्पर्श होता है, तो उसको दंत बोला जाता है। दांत से दंत, सीधा सीधा बात है भाई साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए यहाँ पे दंतोष्ठ वह बोला जाता है, दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। और याद रखिएगा य और व को जो है हम लोग अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए दंतोष्ठ से, कंठोष्ठ से क्या होता है? ओ और अ होता है। मूर्धन्य से क्या होता है? री और ट वर्ग, उसके वैसे ड़ र और स भी होता है, बोले जाते हैं मूर्धन्य से। अगला है कि निर्दिष्ट निम्न से कौन सा अशुद्ध है? क्या पूछा है आपसे? अशुद्ध पूछा हुआ है। च जो होता है वो तालव्य होता है, ठीक है, अशुद्ध पूछा है, और महाप्राण होता है। तो देखिए भाई साहब, ये तो महाप्राण नहीं होता है। ठीक है, एक बात तो तय होगी कि महाप्राण नहीं होता है। च तालव्य नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? देखिए, क च यानी कि के टी तालु होता है, तालव्य होता है। तो तालव्य तो होता है लेकिन महाप्राण नहीं होता है, ये अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक तो मिल रहा है लेकिन दूसरा नहीं मिल रहा है। ख देखिए महाप्राण है, बिल्कुल। कंठ से बोला जाता है, ये भी सही है। अल्प प्राण त है, बिल्कुल सही है। दंत से बोला जाता है, ये भी सही है। ओष्ठ से म बोला जाता है और सघोष भी है। इसका मतलब कि गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, तो ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा है वही अशुद्ध, अशुद्ध माने गलत, जानता है ना भैया। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। अब देखिए, वर्णों का ऐसा समूह, जैसे कि बात करें कि कमल हो गया, तो कमल जो है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। तीनों वर्णों को मिलाने से एक शब्द बना और इस शब्द का अर्थ निकला, तो बताइए इसको क्या कहा जाएगा? आप ही बताइए भाई साहब, शब्द कहा जाएगा ना। अरे इस शब्द का क्या निकलता है? अर्थ निकलता है, उसी को तो शब्द कहा जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, वर्ण या ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। कौन सा? वर्ण या ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। ध्यान रखिएगा, वर्ण और ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और बात किया जाए अर्थ के आधार पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक का मतलब बताइए। अमात्रिक का मतलब जिसमें मात्रा का यूज न किया गया हो। मात्रा मतलब क्या? आ का मात्रा हो गया, तो इसमें भी यूज है, इसमें भी यूज है, इसमें भी यूज है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कलरव, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अमात्रिक, जिसमें मात्रा ही ना हो। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। दंत मतलब दांत से बोलने वाला, दांत से बोलने वाला कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि त जो है दांत से बोला जाता है। बाकी तो हम बता ही चुके हैं आपको। उसके बाद से हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? वक्त, आधा व क त, ठीक है, यानी आधा व और क त हो जाएगा। इसमें भी वह है, तीनों में तो वह है। ठीक है, ये तो सेम समान है। उसके बाद से इसमें आधा क है, ठीक है, और इसमें क्या है? आधा र है, फिर अ है। इसमें देखेंगे तो वक्र में क्या हो जाएगा? एक आधा क हो जाएगा, आधा क प्लस र पूरा र हो जाएगा, अ हो जाएगा। इसमें आधा र पूरा अ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे बात करें तो ये वाला आ सकता है, या तो ए वाला आएगा, ठीक है, या फिर कौन सा आएगा? ये वाला तो आ ही नहीं सकता है, या तो फिर ये वाला आएगा। और वर्ग में देखेंगे तो
उसके बाद से आधा र ये वाला भी नहीं आ सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है? जब इसको तोड़ेंगे अलग-अलग शब्दों में तो जो आएगा वो आएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा, वक़्त आएगा। क्या आएगा? वक़्त आएगा, वक्र नहीं आएगा क्योंकि आधा क के बाद से फिर अ है और इसमें भी देखेंगे तो आधा क और क के बाद से क्या है? त है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा पहले त आता है र बाद में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिए भी गए हैं, व्याख्या किया गया है आपका, देख लीजिए। ठीक है? व, ध, क और उसके बाद से त, तो वो में सब में शामिल है, इसलिए वो को ज़्यादा तोड़ा नहीं तो व लिख कर आधा फिर से अ लिखता है यहाँ पे, फिर इसका क्या मतलब निकलता है? जब तीनों में सेम है तो हटाइए इसको। अब इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? तो इसमें देखेंगे तो इन दोनों में मिलेगा, ये तो खत्म हो गया ऐसे ही। ठीक है? अब इन दोनों में सबसे पहले कौन सा आता है? तो ये भी क है, यहाँ पे र है तो यहाँ पे क्या हो गया? त, इसलिए त पहले आता है, र बाद में आता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक? उसके बाद से ये तो देख ही लिए भाई साहब, सी अ होगा। तो आप सभी को पता है कि हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो अंग जो है अ से क्या होता है? पहले आता है। अंग के बाद से क्या आता है? अ आता है। देखिए कभी-कभी वर्णमाला में क्रम से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, जो कि पूछा भी गया है। ठीक है? बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि अयोग्यवाह कहा जाता है। अयोग्यवाह किसको कहा जाता है? तो हम अभी बताएं, अयोग्यवाह जो होता है अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। ये नंबर ये दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है? तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये दोबारा नहीं कई बार रिपीट हुआ है। देख रहे हैं ना, कई बार आया है, तो ध्यान रखिएगा भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है? शब्दकोश में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। तो फिर से पूछा, देखिए शब्दकोश से काफ़ी पूछा गया है, तो मैं भाई बार-बार अपील करता हूँ, आप जाइए देखिए, आपका शब्दकोश से एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। ठीक है? मैं इसका आपको डायरेक्ट जवाब बताऊँगा, वो होगा आपका कौन-सा? प्याऊँ। क्या होगा? प्याऊँ। ठीक है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तोड़कर किया हुआ है, आप मिला लीजिएगा पहले कौन आता है। ठीक? उसके बाद से ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। अब क्या माना जाता है? तो आप सभी को पता है कि इसे संयुक्त व्यंजन माना जाता है। क्या माना जाता है? देखिए स्वर संधि होगा नहीं, अनुस्वार होगा नहीं, व्यंजन तो होगा लेकिन व्यंजन नहीं लिया जाता है इसे। व्यंजन में क्या दिया जाता है? संयुक्त व्यंजन दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अज्ञ मिलकर किससे बना हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, आधा ज अब प्लस य से मिलकर बना हुआ है। क्या आपका? ज्ञ। ठीक है? ध्यान रखेंगे, एक पूरा तो दूसरा आधा। मान के चलिए अगर इसको आधा करते हैं तो ये पूरा हो जाएगा, और दोनों को आधा करते हैं तो फिर इसमें अ जुड़ जाएगा। 3 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है? तो आधा ज और य से मिलकर बना हुआ है ज्ञ। अब ध्यान रखिएगा, मूलतः हिंदी में 52 वर्ण है और वर्णों के उच्चारण समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। बाकी देखिए अयोग्यवाह व्यंजन आपको दिया गया है, अंतस्थ व्यंजन भी दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है? पूरी व्याख्या अच्छे से दी गई है, आप देख सकते हैं। इतना अच्छे से व्याख्या कहाँ मिलने वाला है आपको? ठीक है? तो शेयर कीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। निम्न में से कौन सा वर्ण अस्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी का मतलब क्या होता है? कि किसी न किसी से जो है वो स्पर्श करता है, स्पर्श करते हुए शील होता है और संघर्ष के साथ वो बाहर निकलता है। तो बताइए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन जो होगा ए होगा, स्पर्श संघर्षी, यानी च, छ और ज, झ। ठीक है? ये जो होते हैं स्पर्श संघर्षी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए च, छ, ज और झ आते हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है? अब देखो भाई साहब, आपको अभी पीछे बता चुके हैं कि घोष जो है कौन-कौन सा वर्ड होता है। ठीक है? यानी कि तीसरा, चौथा और क्या होता है? पाँचवा होता है। तीसरा, चौथा, पाँचवा होता है, और जितने भी स्वर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे, तो लगा लिए तो बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है? सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, घोष नहीं है। तो घोष नहीं है इसका मतलब कि सभी स्वर होंगे आपके, ये भी होगा, और उसके बाद से घोष में तीसरा, चौथा तो ट, ठ, ड भी आता है, और हमसे पूछा है नहीं है। मेन तो यही पॉइंट है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं, अब भूलते हैं, इसके वजह से हमारा नंबर एक कम हो जाता है, उससे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? बी वाला, यानी कि 6 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ये आपका सघोष है, अघोष है। क्या है? अघोष है। देखिए इसी घोष को हम लोग सघोष के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है? और सभी स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी देख लीजिए, व्याख्या दिया गया है आपका। इसमें बोल रहा है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है? देखिए कृपा, क धन री धन पा, कृष्णा। देखिए कृष्णा, अगर बात करें यहाँ पे कृष्णा,
तो कृष्णा में भी आ रहा है, दृष्टि में भी आ रहा है, रिवाज, रिवाज में कहाँ आ रहा है, रिवाज में तो र आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट हो जाएगा। री स्वर इसमें नहीं है, फिर से नहीं वाला पूछा, इसलिए ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है। अगला है कि किन ध्वनियों के अनुसार किन ध्वनियों के अनुसार कहा जाता है, यानी किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है। तो आपको पता है जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। और इस विकल्प में आपको कौन सा होगा, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ ये क्या होती हैं, अनुस्वार होती है, स्वतंत्र नहीं, स्वर नहीं, व्यंजन नहीं, ठीक है, ये होगा। स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनि क्या होती है, अनुस्वार होती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है, तो पता है आपका त, थ, द, ध, लेकिन म जो है प वर्ग का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से फिर आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो बनता है वो संयुक्त स्वर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अरे अलग अलग से मिलेगा तो क्या होगा, संयुक्त होगा ना। निम्नलिखित में से सघोष ध्वनि कौन है, अभी भी बात किए थे, सभी स्वर होते हैं, तीसरा, चौथा और क्या होता है, पांचवा होता है। तो तीसरा चौथा, पहला तो होगा नहीं, त, थ, द, उसके बाद से ध, तीसरा चौथा पांचवा, बिल्कुल ये मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं होंगे, ठीक है। चलिए बात करें अब अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें पूछा है कि हिंदी भाषा में स्पष्ट व्यंजनों की संख्या, अभी बताए थे कितना होता है, 25 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि वर्णमाला से 30 प्रश्न आपके टेट में पूछे गए थे और 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा आप, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।